नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द मैथमेटिका पर। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 40 नंबर तक के प्रश्नों को किया था सीसैट के। उससे आगे हम बढ़ते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, इसलिए एक एक घंटे के ही वीडियो आएंगे, ठीक है। क्योंकि 3 घंटे लग जाएंगे पूरे क्वेश्चन को करने में, तो 3 घंटे का मतलब 3 वीडियो आपका आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए 40 नंबर के बाद ये प्रश्न है आपका 44 नंबर, इसको हमने कर लिया था। अब ये प्रश्न है हमारा 44 नंबर, ठीक है। इसको हम देखते हैं। देखिए, ये भी आसान सा प्रश्न है। पिछले वीडियो हमने करने का प्रयास किया था लेकिन हो नहीं पाया था, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्डिंग है सिस्टम थोड़ा सा क्रैश कर गया था, इसलिए यह प्रश्न उसमें अधूरा रह गया था, ठीक है। तो चलिए आज इसको हम पूरा करते हैं। तो कह रहा है कि कोई मूलधन P है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित या 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में Q हो जाता है, ठीक है। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े होंगे, तो Q जो है 8% की दर से 1 वर्ष में कितना हो जाता है, P हो जाता है, सॉरी P जो है 8% की दर से Q हो जाता है। तो फॉर्मूला लगाइए, P इंटू 1 प्लस R/200 का पावर 2, ये हो जाएगा। उसी तरह से कह रहा है कि वही धन यानी कि P अगर S% वार्षिक से संयोजित होता है तो 1 वर्ष में फिर से वह Q हो जाता है, यानी कि Q बराबर फिर से क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस S/100, ठीक है ना। अब देखिए Q दोनों में है, यानी कि दोनों बराबर है। बराबर है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 प्लस R/200 का पावर 2 बराबर 1 प्लस S/100, ठीक है ना। चलिए, अब इसको एक्सपेंड करिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस R² बाई 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू R/200, ठीक है। चलिए, अब हम यहां पर देखते हैं कि फ्रेम से मैं आउट हो जाता हूं। अब ये हो जाता है 1 प्लस S/100, ठीक है ना। चलिए, अब 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, इसका मतलब क्या है कि R² बाई 200 का स्क्वायर प्लस R/100 बराबर क्या हो जाएगा, S/100, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ आप क्या करिए, 100 से गुणा कर दीजिए। दोनों तरफ क्या करिए, 100 से गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने पर आप पाएंगे कि ये हो जाएगा R² बाई 400 प्लस R बराबर S, यानी कि S माइनस R बराबर आपका क्या हो जाएगा, R² बाई 400, ये स्क्वायर है। अब चूंकि देखिए यह पॉजिटिव नंबर है, यह क्या है, पॉजिटिव नंबर है। R² हमेशा पॉजिटिव होगा और 400 भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो यानी कि S माइनस R क्या है, पॉजिटिव नंबर। मतलब ये है कि S इज ग्रेटर देन R। जब S इज ग्रेटर देन R होगा, इसका मतलब क्या है कि आपका ऑप्शन इसमें C दिख रहा है कि S इज ग्रेटर देन R, तो ऑप्शन नंबर C आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। थोड़ा सा देखिए उलझने हो रही है वीडियो रिकॉर्डिंग करने में, क्योंकि सिस्टम दुरुस्त नहीं है अभी मेरा। जैसे तैसे करके जुगाड़ करके वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप अपना प्यार दीजिए, ताकि जैसे जैसे आपका प्यार मिलेगा सिस्टम को अपडेट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जुगाड़ टेक्नोलॉजी फिलहाल चल रहा है। चलिए, इसी में थोड़ी सी उलझने हो जाती, बीच बीच में मैं रुक जाता हूं। तो 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे कितने धन पूर्णांक है जिनसे 1186 को विभाजित करने पर 31 शेष आता है। अब ध्यान दीजिए, 1186 को अगर विभाजित किया जाता है 31 शेष आता है। ये नंबर सिस्टम का सवाल है। मैंने बार बार कहा है कि अगर आपका नंबर सिस्टम सही है, नंबर सिस्टम का ज्ञान है आपको, और उसके अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ बेसिक सवाल पूछे थे इस बार यूपीएससी ने, लेकिन नंबर सिस्टम से हर साल सवाल पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो ये नंबर सिस्टम का सवाल है। इसमें कह रहा है कि 1186 से विभाजित करने पर क्या हो रहा है, 31 शेष बच रहा है।
इसका मतलब ये है कि 31 को जब इसमें से घटाएंगे तो वैसी संख्याओं का पूरा पूरा भाग लग जाएगा 1186 में। ठीक है, यानी कि 1186 में से अगर आप 31 घटाते यानी कि 1155 आपका बचता है, तो 1155 में ऐसी संख्या है जो 1186 में भाग लगाने से 31 शेष देती थी, वो पूरी पूरी तरह से भाग लग जाएंगी। ठीक है, यानी कि हमें क्या पता करना है, 1155 का गुणनखंड पता करना है। तो 1155 का गुणनखंड कैसे पता करेंगे, हमने पता इसका, आप अगर एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे या मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, सॉरी गुणनखंड निकालेंगे इसका, तो आपका क्या प्राप्त होगा, 3 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 11, ये आपका इसका गुणनखंड होगा। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1155 के टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पहले के प्रश्नों में एक बार बताया था कि पावर जितना है उसमें एक जोड़ दीजिए और सारे को गुणा कर दीजिए। तो 3 का पावर 1 है, 7 का पावर 1, 5 का पावर 1, 11 का पावर 1 है। तो इसका मतलब 1 में 1 जोड़ेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 16। टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, 1155 का 16। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये 16 जो है टोटल के टोटल संख्याएं 1186 में भाग देने से 31 शेष नहीं देंगी। वैसी संख्याएं 31 से शेष देंगी जो 31 से बड़ी हो। मतलब 31 से छोटी संख्याएं तो 31 शेष नहीं दे सकती हैं। तो हमें यह पता करना है कि 1155 के वैसे कितने गुणनखंड हैं जो 31 से ज्यादा हो। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, 3 है, 7 है, 5 है, 11 है। तो हम पहले देख लेते, हमने यहां देख लिया कि टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 16। हमें ऐसे गुणनखंड की संख्या देखना है जो 31 से ज्यादा हो। तो हम देख लेते हैं 31 से कम कितनी है। तो 31 से कम कितनी है, 1 2 3 4, 4 तो यहीं पर हो गया, यानी कि 3 7 5 11। और देखिए 16 में एक भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है ना, मतलब टोटल गुणनखंड अगर 16 है तो एक भी क्या होगा, 1155 का एक गुणनखंड होगा। ठीक है ना, तो 11 मतलब सॉरी, एक भी क्या होता है, इंक्लूडेड होता है इसमें। यानी कि एक को मिलाकर टोटल ऐसे कितने गुणनखंडों की संख्या मिल गई आपको, 5। उसके अलावा हम देखते हैं, कॉम्बिनेशन लगाते हैं कि 31 से कम और भी गुणनखंडों की संख्या हो सकती है क्या। तो 3 और 7 से गुणा करिएगा, क्या आ जाएगा, आएगा आपका 21, यानी कि यह भी क्या है, 31 से कम है। 3 और 5 से गुणा करिएगा, क्या आ जाएगा, 15, यह भी क्या है, 31 से कम है। ठीक है ना, 3 गुणा 11 33 हो जाएगा, यह 31 से ज्यादा है तो इसको हमें नहीं लेना है। फिर उसके बाद 5 गुणा 7 35 हो जा रहा है, 5 गुणा 11 55, यानी कि टोटल जो 31 से कम है वो हमारे पास कितनी संख्याएं आई, 7 आई। टोटल गुणनखंडों की संख्या 16 और 31 से कम जो संख्याएं हैं जो 1155 का गुणनखंड है उनकी संख्या कितनी है, 7। तो 31 से बड़ी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 16 में से 7 घटाएंगे 9, यानी कि 9 ऐसी संख्याएं होंगी जिनको 1186 में भाग देंगे आप, तो क्या शेष देगा, 31। बेसिक सा सवाल है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो में दिक्कतें आ रही हैं, हालांकि जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें दिक्कत नहीं आएगी, जो मेरा फोटो आ रहा है ना उसमें थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, चलिए अभी देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है, नंबर सिस्टम का सवाल है। लोग कह रहे हैं एसएससी लेवल का, अरे भाई एसएससी से ऊपर है ये, एसएससी के सवाल इसका टक्कर नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, एसएससी में 25 क्वेश्चन होते हैं, उसको 15 मिनट में करना है, तो एसएससी उसी टाइप के सवाल पूछेगी जो 15 मिनट में हो जाए, 25 सवाल, या ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में। आपके पास 2 घंटे मिलते हैं, तो इसलिए इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर तो है। ठीक है ना, ये नहीं कि सीजीएल के सारे कोर्स करके चले गए और क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल सीजीएल में नहीं पूछे जाते हैं। चलिए, कह रहा है कि पी पी क्यू क्यू आर आर 2 अंकों की संख्याएं हैं और पी छोटा है क्यू से और क्यू छोटा है आर से, और जब तीनों को जोड़ा जाता है तो टी टी 0 मिलता है। ठीक है ना, और यह 3 अंकों की संख्या है जिसमें से 0 तो ऑलरेडी दिया गया है।
अब ध्यान दीजिए कि तीन अंकों की संख्या, सॉरी, एक अंकों की तीन संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो अधिकतम क्या मिलेगा आपको? 27 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि P प्लस क्यू प्लस आर अगर जोड़ेंगे और टी जीरो आ रहा है और तीनों एक अंक की संख्या है, तो P प्लस क्यू प्लस आर का अधिकतम मान या तो 20 आएगा, नहीं तो 10 आएगा, 30 तो आएगा नहीं, क्योंकि तीन अंकों, एक अंकों के तीन संख्या मिल करके 30 तो बना नहीं सकती। अंत में हमें जीरो लाना है, जीरो लाना है तो एक मतलब 10 में जीरो आएगा, 20 में जीरो आएगा, नहीं तो 30 में जीरो आएगा। अब टी की जगह पर जीरो आप नहीं ले सकते, अगर जीरो लेंगे तो सारी संख्याएं जीरो हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको हटा दीजिए, ये जीरो लेना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि P प्लस क्यू प्लस आर या तो 20 होगा, नहीं तो 10 होगा, 30 नहीं हो सकता। अंत में हमें इकाई अंक में जीरो चाहिए, तो इकाई अंक में जीरो चाहिए तो या तो 10 में आएगा, नहीं तो 20 में आएगा, नहीं तो 30 में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 30 नहीं ले सकते हैं, या तो 10 लेंगे या तो 20 लेंगे। अब हम पोस्टमार्टम करते हैं अलग अलग दोनों का, पहले 10 पर फिर उसके बाद 20 पर। हम मान लेते हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर हमारा क्या है? 10 है। P प्लस क्यू प्लस आर हमने ले लिया 10। अब इसमें देखिए कि P का मान क्या हो सकता है। पहला आपका कथन क्या है? P के कितने संभव मान है? तो अब देखिए Q बड़ा है P से, स्ट्रिक्टली क्या है? बड़ा है, मतलब बड़ा, मतलब Q छोटा या बराबर नहीं है P के, Q बड़ा है। तो इसलिए P से कम एक संख्या क्या होगा? Q ज्यादा होगा। तो हम मान लेते हैं कि कम से कम एक संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो Q के जगह पर हमने ले लिया P प्लस 1, और P प्लस 1 जब लेंगे तो मान लीजिए कि R जो है न्यूनतम कितना होगा? P प्लस 2 होगा, ठीक है ना। तो आपने यहां पर P प्लस 2 ले लिया, इससे क्या होगा? P का अधिकतम मान हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 10, यानी कि 3P बराबर आपका हो गया 7, यानी कि P का जो अधिकतम मान होगा वह क्या होगा? 7/3 के बराबर होगा या उससे कम होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2.66, ठीक है ना। यानी कि अब क्या है, ये इंटीजर है, पॉइंट में तो होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि P का मान या तो क्या होगा? 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, यही होगा ना। अब देखिए P का मान यहां से हमें 1 या 2 प्राप्त होगा, 3 तो होगा नहीं। 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह यहां से सीधा सीधा P का अधिकतम मान हमने यहां से निकाला है। P का अधिकतम मान क्या होगा? जब Q और R न्यूनतम होंगे, तो Q और R का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? न्यूनतम मान P प्लस 1 और R का P प्लस 2। यहां से P का अधिकतम मान हमने निकाल लिया 2, और 1 भी हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है, ठीक है ना। अब संभावना देख लेते हैं कि 1 और 2 P का मान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर P बराबर 1 लेते हैं आप, तो Q प्लस R आपका कितना हो जाएगा? 9, ठीक है ना। अब देखिए R Q का मान क्या होगा? 9/2 से कम होगा। Q का मान 9/2 से कम होगा क्योंकि R बड़ा है Q से, ठीक है ना। तो इस हिसाब से Q का मान आपका क्या हो सकता है? अधिकतम मान 4 हो सकता है, 4 से कम क्या होगा? 2 होगा, सॉरी 3 होगा, और उससे कम क्या होगा? 2 होगा, ठीक है ना। तो यहां से Q का हमें 3 मान मिल गया, 2 3 4। हमने P का न्यूनतम मान लिया, इसलिए Q के अधिकतम मान हमें यहां पर प्राप्त हो गए, ठीक है ना। आप P बराबर 2 भी लेकर के देख सकते हैं कि क्या क्या अधिकतम मान हो सकता है। अगर P बराबर 2 यहां पर लेते हैं तो Q प्लस R का मान 8 हो जाएगा, और यहां पर 8/2 से कम, यानी कि 4 से कम कितना हो जाएगा? 2 या 3। 2 ले नहीं सकते, इस केस में क्या हो जाएगा? 3। 3 ऑलरेडी यहां पर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका Q का मान कितना हो जाएगा? P प्लस क्यू प्लस R बराबर 10 है, तो Q का मान कितना हो जाएगा? या तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा। और P का मान हमें क्या मिल गया? 1 या 2, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है P का मान, हमने देख लिया,
ठीक है ना। ये कब का बात है, जब P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 10 है तब। अब हम लेते हैं P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 20 लेते हैं तब की बात। अब यहां पर देखिए P प्लस क्यू प्लस आर बराबर अगर हम 20 लेते हैं तब क्या होगा। उसी तरह से P का अधिकतम मान निकालने के लिए Q और R का हमें न्यूनतम मान लेना पड़ेगा। तो Q और R क्या होगा, न्यूनतम। P में 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना, P प्लस 1। हालांकि P प्लस 1 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम न्यूनतम मान ले रहे हैं P के अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो P प्लस 1 और उसी तरह से R का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, P प्लस 2 हो जाएगा और बराबर 20। और इस तरह से हमें 3P बराबर क्या हो जाएगा, 17। और P का मान हमें प्राप्त होगा या तो 17/3 के बराबर या इससे कम, ठीक है ना। चलिए, यही प्रश्न इंग्लिश में नीचे है। प्रश्न मुझे लगता है कि आपने देख लिया होगा, तो प्रश्न को मैं हाइड थोड़ा सा कर देता हूं, ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए P का मान 17/3 से कम होगा या इसके बराबर होगा। तो चूंकि P इंटीजर है तो पॉइंट में तो हो नहीं सकता है। 17/3 का मान क्या हो जाएगा, 5.66, ठीक है ना। अब यहां से हमें P का मान क्या मिल जाएगा, या तो 1 2 3 4 5, ये सारे मान हमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ Q प्लस R का हमें अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 9 प्लस 8 बराबर 17। उससे ज्यादा Q प्लस R का मान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, अगर ज्यादा लेंगे तो कोई भी एक डिजिट की संख्या जो है, दो एक डिजिट की संख्या मिलकर के 18 नहीं दे सकता है जब दोनों अलग अलग हो, ठीक है। अगर हम R का अधिकतम मान 9 मानते हैं तो Q का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 8। 9 8 17, ठीक है। 17 से ज्यादा Q प्लस R का मान नहीं हो सकता है। तो इसलिए P का न्यूनतम मान इसमें क्या हो जाएगा, 3। P का न्यूनतम मान यहां पर क्या हो जाएगा, 3। यानी कि P बराबर हम यहां पर 3 4 5 ये ले सकते हैं, इससे कम नहीं ले सकते हैं जब P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 20 है तब। अब ध्यान दीजिए Q प्लस आर का मान 17 है। अब Q का मान 17/2 से कम होना चाहिए, बताया था मैंने क्यों, ठीक है ना। तो 17/2 का मान कितना हो जाएगा, 8.5। यानी Q का मान क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक ना। 3 नहीं होगा क्योंकि P का न्यूनतम मान इस केस में 3 है, तो 3 नहीं हो सकता है। अब देखिए यहां पर हम 4 की वैधता जांच लेते हैं। अगर हम Q बराबर 4 लेते हैं और P बराबर 3 लेते हैं तो 4 3 7। Q का मान हमें R का मान कितना लेना पड़ेगा, 13 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर Q का न्यूनतम मान अगर 4 लेते हैं तो Q क्या है, P से बड़ा है, तो P का मान 3 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 4 3 7 और R का मान आपको लेना पड़ेगा 13। क्योंकि R 13 नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक अंक की संख्या है, इसलिए 4 यहां पर फिजिबल नहीं है। 5 लेते हैं, 5 लेंगे तो मान लीजिए कि 5 4 9। P बराबर अगर 4 लेते हैं, P का अधिकतम मान लेते हैं 4। अधिकतम इसलिए क्योंकि R का हमें एक अंकों की संख्या प्राप्त हो जाए। तो 5 4 9, और चूंकि R बराबर हमें 11 लेना पड़ेगा, इसलिए Q बराबर 5 भी यहां पर फिजिबल नहीं है, ठीक है ना। ये तब होगा, मतलब Q बराबर 5 हो सकता है अगर हम P का मान 5 ले ले तब। P का मान 5 ले ले तब हो सकता है, लेकिन 4 तो कतई नहीं होगा यहां पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि Q का मान यहां पर 5 6 7 8 मिल गया। क्या मिल गया, 5 6 7 8 मिल गया, ठीक है। अब देखिए पहले हमें P का मान क्या मिला था, अगर P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 10 था तो P का मान क्या मिला था, 1 2, और यहां से क्या मिला था, 3 4 5। यानी कि P का मान हमें मिल गया 1 2 3 4 5।
मिल गया यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि कथन एक सही है। अब कथन दो की ओर आते हैं। Q का मान इसमें हमें क्या मिला था, जब हमने 2 3 लिया था तो Q का मान कहाँ गया, 2 3 4 मिला था। यह Q का मान हमें क्या मिला था, 2 3 4 मिला था। और यहां पर हमें Q का मान क्या मिल रहा है, 5 6 7 8, 5 6 7 8 मिल रहा है, ठीक है ना। तो एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या लिया था, यहां से 2 3 4 हमें मिल गया Q का मान। अब यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए 5 नहीं हो सकता है, यहां पर 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप 5 लेते हैं Q का मान तो P का मान 4 लेना पड़ेगा, 5 4 9, क्योंकि P का मान 5 से ज्यादा तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है ना, 5 से कम ही होगा। तो 5 से अगर अधिकतम संख्या निकाले P का, जो 5 से कम हो तो वह 4 होगा, 5 4 9। और इस हिसाब से R का मान 11 आना चाहिए। तो इस R का मान 11 हो नहीं सकता, इसलिए यह संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब हम लेते हैं अगर Q का मान 6 तो P का मान अगर 5 लेते, 6 5 11, और R का मान क्या हो जाएगा, 9 हो सकता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा P का मान Q का मान 5 भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो वहां पर 2 3 4 और यहां पर 6 7 8, तो Q के संभव मानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी कि दोनों ही कथन क्या है, सही है। P के संभव मानों की संख्या हमने 5 देख लिया और Q के संभव मानों की संख्या हमने क्या देख लिया, 6 देख लिया। यानी कि दोनों ही कथन क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये भी नंबर सिस्टम का सवाल है। मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम अगर आपका सही है तो मतलब आप कर ले जाएंगे सवालों को। और इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है ना, मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा। हालांकि कॉम्बिनेशन इसमें लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, आसान तरीके से समझिए, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 1 2 3 4 से मिल करके, और इनको दोहराना नहीं है, मतलब 4 अंकों की संख्या बनाना है जिसमें 1 2 3 4 हमेशा रहेगा। ये मतलब दोहराना नहीं, ये नहीं है कि एक को 2 बार ले लिया या 2 को 2 बार ले लिया, ठीक है ना। सबको एक एक बार लेकर के ही आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है, और इस तरह से बनानी है कि वह 2000 से कम हो। तो जाहिर सी बात है, आपका जो 1000 के स्थान पर जो संख्या होगी वह क्या होगा, 1 होगा। 2 लेते हैं तो 2000 से ज्यादा संख्या हो जाएगा। यानी कि जो 1000 का स्थान है वहां पर हमेशा आपको क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास बचता है 3 खाना, और इसमें आप सजाते रहिए 2 3 4 को। तो कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जब बनती हैं तो उन सभी संख्याओं का कुल योग क्या होगा, ठीक है ना। चलिए एक मेथड मैं ऐसे बताता हूं, अगर आप समझ में आपको आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा मेथड आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको 2 3 4 को यहां पर अरेंजमेंट करना है। 3 संख्याएं हैं और 3 स्थान है, 3 खाली स्थान है, तो टोटल कितना अरेंजमेंट हो जाएगा। तो फैक्टोरियल n होता है। अगर n स्थानों पर n वस्तुओं को डिफरेंट तरीके से अरेंज करना हो तो कितना टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा, फैक्टोरियल n होता है, परम्यूटेशन ही, ठीक है ना। चलिए हम अभी परम्यूटेशन लगा लेते हैं, बाद में फिर से देख लेंगे कि क्या होगा। तो 3 स्थान है और 3 संख्याएं हैं, तो टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 मतलब 6। यानी कि टोटल 6 संख्याएं ऐसी बनेंगी जो 2000 से कम हो, ठीक है, और उसमें मतलब कि संख्याओं का कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा हो, ठीक है। अब देखिए 6 संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, 6 संख्याएं आपके पास बन रही है, और टोटल आपके पास जो स्पेयर में बचा हुआ था संख्या वह क्या है, 2 3 4। यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको हटा दीजिए, ये नहीं है। 6 बार यहां पर अगर आपने लिख लिया, ठीक है ना, तो 2 3 4 को इसमें सजाना है, इन तीनों में 3 3 खाने सबके बाद क्या है, खाली है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक संख्या जो है वह 2 बार रिपीट होगी, क्योंकि
6 बार इसको रिपीट होना है ना, तो इकाई के अंक में 2 भी आएगा, 2 बार रिपीट होगा। क्यों होगा? क्योंकि 6 बार 2 को लिखना है, सॉरी 6 बार इन तीनों को लिखना है। तो 2 बार इसको लिखेंगे, 2 बार इसको लिखेंगे, 2 बार इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 बार सारी संख्याएं क्या होंगी? रिपीट होंगी। तो 2 बार सब संख्याएं रिपीट होंगी तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 3 5 4 9। चूंकि 2 बार रिपीट हो रहा है तो 9 दूना 18, योग क्या हो जाएगा? इकाई में अंकों का 18 हो जाएगा। तो 18 हो जाएगा तो यहां पर 8 लीजिए इकाई के स्थान पर, ठीक है ना। उसी तरह से दहाई में भी सेम क्रियाएं चलेंगी, सेम प्रोसेस होगा। 18 आएगा और आपके पास हासिल 1 है तो क्या हो जाएगा? 19। फिर से आपके पास हासिल 1 है, ठीक है ना। और सैकड़े का स्थान पर भी सेम रिपीटेशन होगा, एक संख्या 2 बार रिपीट होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 9 दूनी 18 और हासिल 1 है आपका 19। फिर से आपका हासिल 1 बचा और आपके हजार के स्थान पर, 1000 के स्थान पर 6 बार 1 है तो जोड़िएगा 6 और 1 हासिल बराबर 7, 7998। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेमन की तरह सोचिए, ठीक है ना। 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, फिर से 2 लिखिए तो 3 4 यहां पर है, 4 3 हो जाएगा। अब इसके बाद सैकड़े का स्थान पर 2 और एक बार नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो संख्याएं रिपीट होंगी, ठीक है। 1 2 लिखेंगे या तो 3 4 आएगा, नहीं तो 4 3 आएगा। चलिए फिर यहां पर 3 लिख रहे हैं तो यहां पर 4 2, फिर क्या हो जाएगा? 3 लिख रहे हैं 2 4, यहां पर 4 लिखेंगे 2 3, 4 लिखेंगे 3 2, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि हर एक संख्या है, हर एक पोजीशन पर 2 बार रिपीट हो रही है। जब आप जोड़ेंगे तो यह 18 ही आएगा और इस प्रकार से जब आप जोड़ेंगे तो आपका फाइनल उत्तर जो आएगा 7998 आएगा, ठीक है ना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर सिस्टम का सवाल था, काफी आसान सा सवाल था, उलझाने का प्रयास किया था यूपीएससी ने, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते तो करके ले जाते इस सवाल को, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए अब आते हैं हम 48 नंबर सवाल पर, ठीक है। यह सवाल कह रहा है कि एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुओं में से दक्षिणावर्त दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज में 10 क्रमागत वस्तुओं को चयन की संख्या क्या है? अब देखिए बहुत से लोग इसमें कॉम्बिनेशन लगा रहे थे, परमुटेशन लगा रहे थे, ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं था। और सर्कुलर कॉम्बिनेशन जैसा कोई कंसेप्ट होता नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है? सिलेक्शन करना है। अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा है, क्या कह रहा है? चयन करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। क्या कर रहा है? सिलेक्शन करना है। अगर कॉम्बिने इसका करता अरेंजमेंट की बात करता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट ना कह करके क्या कह रहा है? सिलेक्शन की बात कर रहा है। और सर्कुलर कॉम्बिनेशन जैसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको फंसाने के लिए किया गया था और काफी आसान सा सवाल था। देखिए आप एक क्या बना लीजिए, वृत्त बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए और यहाँ पर मान लीजिए कि 1 है, 2 है और उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर 12 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। अब कह रहा है कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मान लीजिए कि यहां से हमने शुरू किया, ऐसे किया, ठीक है ना। क्लॉकवाइज क्या होता है? ऐसे शुरू होता है। तो आपने 1 से शुरू किया, कहां तक पहुंचे? 10 तक पहुंचे। फिर 2 से शुरू करेंगे, कहां तक पहुंचेंगे? 11 तक पहुंचेंगे। उसी तरह से 3 से शुरू करेंगे, 12 तक पहुंचेंगे। तो आपको कह रहा है कि 10 क्रमागत, मतलब 1 से शुरू करना है तो ये जो क्रमागत, जो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, कंजिक्यूटिव नंबर्स में जो संख्याएं हैं उनको चुनना है। यानी कि ये नहीं है कि 1 ले लिया फिर 3 ले लिया, 1 ले रहे हैं तो इसके बाद लगातार जितनी वस्तुएं आ रही हैं उसको आपको सिलेक्शन करना है। तो 1 से लेकर के 10 तक आपने एक बार कर लिया, फिर 2 से लेकर के क्या कर लिया? 11 तक कर लिया। इस तरह से आप फिर 12 से आएंगे तो कहां तक आएंगे? 9 तक आएंगे। तो टोटल कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे? 1 से लेकर के 12 तक जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 12।
तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, इसमें कोई परमुटेशन और कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, ठीक है ना। कुछ लोगों को सवाल ये समझ में नहीं आया था, लेकिन बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब देखिए ये भी नंबर सिस्टम और कैलेंडर को जोड़ करके सवाल पूछा गया है। बेसिक सा सवाल है, आसान सा सवाल है, ठीक है ना। अब देखिए यूपीएससी के प्रश्नों को देख करके कुछ लोग कह रहे थे बहुत ही आसान है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत कठिन है, लेकिन देखिए ये बीच का रास्ता है, न तो बहुत ज्यादा कठिन है न बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो देखिए 49 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि आज रविवार है तो 10 के पावर 10वें दिन कौन सा वार होगा, यानी कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। अगर आज से जोड़ना है तो हम आज को एक लेंगे, ठीक है ना। आज के बाद कहता तो हम कल से एक लेते, लेकिन कह रहा आज से मतलब रविवार को हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे, फिर सोमवार को 2 मानेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 से हम भाग लगाने के बाद अगर हमें यह पता चल जाए कि कितना शेष बचेगा, तो हम पता लगा पाएंगे कि 10 के पावर 10वें दिन कौन सा वार आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 10 के पावर 10 में 7 का भाग लगा करके शेष प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए 10 के पावर 10 में हम 7 से भाग लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं 7 + 3 का पावर 10 कर लेते हैं और भागा में 7 कर लेते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको शेषफल प्रमेय के बारे में जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानते तो मैं आपको एक बायनोमियल थ्योरम का एक रिजल्ट बताता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि a + b का पावर n है ना, तो इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो ये होता है nc0 a के पावर n, ठीक है ना, nc1 a के पावर n-1 b, और करते करते क्या हो जाएगा nc(n-1) a का पावर 1 b का पावर n-1 प्लस nc(n) और b का पावर n, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि a का पावर घटते जाता है और b का पावर बढ़ते जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक जगह पर आप 7 ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें 7 से भाग देने के बाद शेष पता करना है। तो 7 लेंगे तो यहां पर देखिए a यहां तक आ रहा है, n-1 तक आ रहा है, तो भाग देंगे तो इन सारे से क्या हो जाएगा, a कटेगा और जो भी शेष बचेगा वह किससे डिसाइड होगा, ये लास्ट वाले टर्म से, ठीक है ना। और n का मान होता है 1, तो इसका मतलब b के पावर n/a यही क्या करेगा, आपका शेष डिसाइड करेगा, क्योंकि बाकी जो संख्याएं हैं a से कट रही हैं, वो शेष डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से इस संख्या में शेष का पता कैसे लगेगा, 3 के पावर 10 से, क्योंकि 7 जो लेंगे वो 7 से बाकी जो संख्याएं हैं वो कट जाएंगी, ठीक है ना। तो शेष हमें पता चलेगा 3 के पावर 10 से। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको 7 के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि 3 का पावर 10 कितना होगा निकालेंगे, फिर 7 से भाग देंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इसको 3 का पावर 2 और उसका पावर 5 लेते हैं बटा 7 कर दीजिए, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 9। आप ऐसे कर सकते हैं ना, करनी और घातांक आपने पढ़ा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। 9 का पावर 5 बटा में 7, 3 का पावर 2, 9 का पावर 5 हो गया। अब 9 को आप कैसे लिखेंगे, 7 + 2 का पावर 5 बटा में 7 लिखेंगे ना। चलिए उसी तरह से अब जो बाकी जो संख्याएं हैं वह शेष का डिसाइड नहीं कर पाएंगे, शेष किससे डिसाइड होगा, 2 के पावर 5 से, यानी कि शेष जो हमें मिलेगा 2 के पावर 5 से मिलेगा, और 2 के पावर 5 से में जब हम 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 32/7, और 32/7 का मतलब क्या हो जाएगा 28 और 4 32, शेष हमें क्या मिल गया, यहां पर 4 मिल गया, शेष हमें क्या मिल गया, यहां पर 4 मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए 7 से भाग दे दिए, तो हमने क्या बताया कि ये जो चौथा दिन है वही क्या होगा, हमारा वार होगा। तो आज से कह रहा है, अगर आज रविवार है तो आज से हमें दिन गिनना है।
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। चौथा दिन क्या होगा आज को लेकर के? बुधवार होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। ठीक है, आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है ना। कह रहा है कि 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर से लाल से हरा होता है। यानी कि सिग्नल जो है पहले क्या हो रहा है? लाल है, फिर हरे से लाल हो रहा है। पहले क्या है? ग्रीन है, और ग्रीन से रेड, और फिर रेड से क्या हो रहा है? ग्रीन हो रहा है। और कह रहा है कि पहले सिग्नल को, ये मान लीजिए कितने सिग्नल है? 1, 2 और 3। 3 सिग्नल है आपके पास। ठीक है ना। कह रहा है कि पहले सिग्नल को हरे से लाल रंग बदलने में 25 सेकेंड, और दूसरे को 39 सेकेंड, और तीसरे को 60 सेकेंड लगते हैं। यानी कि यहां पर 25 सेकेंड लग रहा है, यहां पर 39 सेकेंड लग रहा है, और यहां पर 60 सेकेंड लग रहा है। ठीक है ना। तो अब उसके बाद कह रहा है कि हरे व लाल रंगों की अवधियां समान है। कहने का मतलब ये है कि जितने समय में हरा से लाल बदलता है उतने ही समय में लाल से हरे में बदलता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि फिर से ग्रीन होने में 25 सेकेंड, और फिर से इसको कितना हो रहा है? 39 सेकेंड, और इसको कितना लग रहा है? 60 सेकेंड। यानी कि पहले सिग्नल को हरे से हरा होने में अभी कितना सेकेंड लग गया? 50 सेकेंड। दूसरे को 39 दूनी 78, और तीसरे को कितना लग गया? 120 सेकेंड लग गया। ठीक है, ठीक है ना। तो इतना टाइम लग गया सबको। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इनका एलसीएम आप ले लीजिए। एलसीएम लेने आता होगा आपको, मुझे उम्मीद है कि एलसीएम आपको आता है। ठीक है ना। एलसीएम अगर आप तीनों को लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7800। यानी कि तीनों सिग्नल अगर हरे से स्टार्ट हो रहा है और फिर से हरा हो रहा है, तो टोटल कितने सेकेंड के बाद ये हो जाएगा? फिर से हरा, तीनों सिग्नल एक साथ 7800 सेकेंड। ये बेसिक है एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ आप पढ़िएगा तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, 7800 सेकेंड के बाद फिर से हरा से हरा आ रहा है। तो 7800 सेकेंड को हम घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 घंटे में कितना सेकेंड? 3600। 3600 दूनी 7200। यानी कि 2 घंटा प्लस कितना सेकेंड? 7200 और 600 सेकेंड। ठीक है ना। 2 घंटे में कितना? 7200 सेकेंड, और फिर उसके बाद 600 सेकेंड हमारा और भी बच रहा है। तो 600 सेकेंड बराबर कितना मिनट? 10 मिनट। ठीक है ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 600 सेकेंड में कितना? 600 मिनट, 600 सेकेंड। ठीक है। तो कितने घंटे के बाद? 2 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट के बाद फिर से यह तीनों क्या हो रहा है? एक साथ हरा हो रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि 2 बजे अपराह्न को वे एक साथ हरे होते हैं, तो अगली बार किस समय पर एक साथ हरे होंगे? तो 2 बजे में 2 घंटा 10 मिनट जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4:10 अपराह्न। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 54 नंबर प्रश्न। ठीक है ना। चलिए 54 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि देखिए ये भी ठीक ठाक सवाल है, और ये मुझे लगता है कि मैथ से ज्यादा ये रीजनिंग है। ठीक है ना। बस आप अगर इसकी बातों को समझ जाएं तो क्वेश्चन ज्यादा मतलब कठिन नहीं है। कह रहा है कि 40 बच्चे वृत्ताकार रूप में खड़े हैं, और उनमें से एक के पास छल्ला है, और छल्ले को दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में आगे फेंका जाता है। ठीक है ना। और इस तरह से करता है कि पहला बच्चा यानी क्रमांक नंबर 1 पर है वह दूसरे को देता है, और दूसरा चौथे को देता है, और चौथा 7वें को देता है, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ाते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे कितने परिवर्तनों के बाद, ऐसे कितनी बार करने पर फिर से छल्ला पहले बच्चे के पास आ जाए। ठीक है। तो पहले तो आप एक वृत्त बना लीजिए। ये मान लीजिए कि आपका एक वृत्त हो गया। यहां पर आपका पहला बच्चा है, और करते करते मान लीजिए कि यहां पर सारे बच्चे हैं, और यहां पर आपका 40वां बच्चा है।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यहां से जाएगा तो ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कि पहला जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते जाते फिर 40वां बच्चा, 40वें के बाद फिर से इसका कौन सा नंबर आएगा, 41 आएगा, फिर गया और यहां से फिर से दोबारा कितने नंबर के बाद इसका आएगा, 81वां नंबर आएगा। अगर हम एक एक बच्चे को एक बार मान रहे हैं तो ये 40वां बच्चा है। दूसरी बार फिर से यह प्रक्रिया मतलब दोहराएंगे तो 40 के बाद ये 41वां नंबर आ जाएगा, और फिर तीसरी बार इसको दोहराएंगे, ठीक है ना, तिहराएंगे तो क्या हो जाएगा 81वां, और चौथी बार करने पर क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कितने समय के बाद ये, मतलब कि अगर 41वां आए, 81वां आए या 121वां आए, या फिर मान लीजिए कि 161वां आए, कोई भी नंबर अगर आता है हस्तांतरण करने के बाद तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितनी बार करने के बाद, या तो एक आए, नहीं तो 41 आए, नहीं तो 81 है, नहीं तो 121 आए, ठीक है ना। इतनी संख्या, ये संख्याएं जब आएंगी तो जितनी बार करने के बाद ये संख्याएं आ रही हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो संख्याएं है वह क्या हो रहा है। मान लीजिए कि एक से शुरू हो रहा है, एक के बाद यह दो को दे रहा है, दो किसको दे रहा है, चार को, चार किसको दे रहा है, सात को, और सात किसको देगा, अब ध्यान दीजिएगा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद सॉरी दो के बाद चार, चार के बाद सात। अब देखिए दो के बाद दो बढ़ रहा है और चार के बाद तीन, अब यह कितनी बार बढ़ेगा, चार बार। ये क्रमवार क्या हो रहा है, एक एक संख्याएं अधिक बढ़ रही हैं, यानी कि पहले पद में एक जोड़ा जा रहा है, दूसरे पद में दो जोड़ा जा रहा है, और तीसरे पद में तीन जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यह क्या हो जाए 11 प्लस 16, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, और इनका जोड़ अगर या तो एक आए या 41 आए, एक तो आएगा नहीं क्योंकि पहली बार में यह कह रहा, पहली बार इसी के पास था, तो दोबारा कब आएगा इसी के बारे में पूछ रहा है। तो इनका योग अगर 41 है या 81 है या 121 आए, ठीक है ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, मतलब जितने पदों को जोड़ने के बाद ये संख्याएं, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अभी एनवां पद ज्ञात करना है। अगर एनवां पद क्या होगा, इनके बराबर हो जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, हमने एसएन बराबर मान लिया, क्या एसएन मतलब फर्स्ट एन टर्म का योगफल, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 करते करते ये हमारा nth टर्म हो गया, nवां पद हो गया। फिर से हम इसी को ऐसे लिखते हैं, एसएन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अब हम एक पद छोड़ करके दोबारा इसको शुरुआत करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11, और करते करते यहां पर n माइनस वनवा टर्म इसके सामने आएगा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, nth टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया लेकिन ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे में से, मतलब इसमें से इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो एसएन में से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग क्या है, बराबर है। अब एक यहां पर है तो एक लिखाएगा, दो में से एक जा रहा है एक, चार में से दो जा रहा है दो, सात में से चार जा रहा है तीन, 11 में से 7 जा रहा है 4, और करते करते अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जितना नंबर ऑफ टर्म है उसमें से एक घटा दीजिए, वह संख्या आ रही है। जैसे मान लीजिए कि दूसरे टर्म में क्या हो रहा है, 2 माइनस 1, तीसरे टर्म में 3 माइनस 1, चौथे टर्म में 4 माइनस 1। उसी तरह से यह एनवां पद है यहां पर, तो एनवां पद में क्या हो जाएगा, n माइनस 1 और माइनस nth टर्म, यह क्या हो जाएगा, nth टर्म, ये हो गया हमारा। तो nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, और कहां तक, n माइनस 1 तक है। उम्मीद है कि देखिए समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा प्रश्न एपीजीपी से रिलेटेड है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अब इसको आप जोड़ेंगे, एक से लेकर के n माइनस 1 है, तो लगातार n माइनस 1 नेचुरल संख्याओं का योग कितना होगा, n माइनस 1 इंटू n बाई 2,
तो 1 × n/(n-1/2) यह क्या हो गया? आपका योग हो गया। ठीक है, तो हमने कहा था कि अगर nवां टर्म 41 के बाद बराबर आए, 81 के बराबर है या 121 के बराबर आए, तो हमें n का वैल्यू जो मिलेगा जिसके लिए, वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको। ठीक है ना, इसका मान कितना आना चाहिए? या तो 41 आना चाहिए, नहीं तो 81 आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या आना चाहिए? 121 या 161। 161 तक मामला जाएगा, इतना लंबा नहीं जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसका मतलब n/n-1 का मान क्या होना चाहिए? 40 में से एक घटाए, 41 में से एक घटाएंगे 40, 40 गुना 2 80, या फिर आपका होना चाहिए 81 में से एक घटाएंगे 80, 160 या 240। अगर दो पूर्णांकों के लिए ये मान आ रहा है तो n का जो भी मान आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए यह क्या है? n और n-1 लगभग एक समान संख्या है, तो हम क्या करते हैं? इसका वर्गमूल निकालते हैं, जो निकटतम वर्गमूल होगा। तो मान लीजिए कि 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। तो 9 के आसपास की दो संख्याओं को लेकर के गुणा करके देखते हैं, अगर 80 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो n का मान हमारा नहीं होगा। अब n के साथ 10 लेते हैं, 9 के साथ 10 लेते हैं, 10 9 90, 80 नहीं आ रहा है। अगर 8 लेते हैं, 8 9 72, 80 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा n का मान 9 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं 160, तो 15 15 कितना हो जाएगा? 225। वहां तक मत जाइए, 13 13 169, 13 लीजिए। अगर n का मान 13 लेते हैं तो n-1 कितना हो जाएगा? 12, और 12 गुना 13 कितना हो जाएगा? 142। 142 160 के बराबर नहीं है। अगर 13 गुना 14 लेते हैं तो वो उसका मान कितना हो जाएगा? 140 और 42, 182 आ जाएगा, तब भी नहीं होगा। यानी n का मान आप 13 नहीं ले सकते हैं। अब हम यहां पर आते हैं, इसके आसपास के संख्या का वर्गमूल लेते हैं। या तो 225, नहीं तो 256 आ रहा है। हमने 256 का वर्गमूल ले लिया, कितना आ रहा है? 16। 16 से एक बार गुणा कर रहे हैं, 16 गुना 17, तो कितना हो जाएगा? 256 16 62 72 हो जाएगा। 272 नहीं आ रहा, 240 के बराबर। लेकिन अगर हम 15 लेते हैं तो 16 गुना 15 क्या हो जाएगा? 240 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 16 गुना 15 बराबर हमारा 240 आ रहा है। यानी n का मान हमारा क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। यानी कि 16 बार लगातार वही क्रियाएं करने पर, दोहराने पर फिर से बच्चा क्रमांक 1 के पास वह छल्ला आ जाएगा। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आएगा। थोड़ा सा कठिन है, तो इतना भी कठिन नहीं, मतलब अगर आपको एपी के सवालों में दिक्कत नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 54 नंबर प्रश्न हो गया, जल्दी जल्दी से इसको निपटाते हैं, क्योंकि काफी समय लग जाता है एक्सप्लेन करने में। और देखिए हर छोटी छोटी बातों को एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता है। मैं थोड़ा सा किसी चीज को स्किप करके चल रहा हूं। अगर मैं एपी के सवालों को बताने लगूं तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा तो है ही, और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को हम लोग बचा करके चलते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल कह रहा है कि सीक्वेंस में कुछ संख्याएं हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ, जिसमें से जेड जेड वाई 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 एक्स एक्स एक्स, मतलब आप देखेंगे कि जेड 2 बार रिपीट हो रहा है, वाई 3 बार, जेड एक्स 4 बार, और उसी तरह से डब्लू 5 बार हो रहा है, और आगे बढ़ते हुए ए तक ये जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जेड 2 बार हो रहा है, वाई 3 बार हो रहा है, एक्स 4 बार, और ए कितनी बार हो जाएगा? फिर 27 बार होगा। ठीक है ना, क्योंकि जितने पोजीशन नंबर की संख्या है उसमें से एक जोड़ दीजिए तो वही क्या हो जाएगा? उस संख्या, मतलब उस लेटर की संख्या हो जाएगी।
ठीक है ना। तो कह रहा है कि मध्य पद क्या है। तो पहले हम तो ये देख लेना कि टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो टोटल कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं ये देख लेते हैं। तो टोटल कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 कहां तक, 27 तक। हालांकि एपी में फॉर्मूला है n/2 × 2a + n-1 × d, लेकिन उसको मत लगाइए। आप क्या करिए, पहले एक जोड़ दीजिए फिर एक घटा दीजिए। तो n नेचुरल नंबर का आपको सम पता है क्या होता है, n × n + 1/2, यानी कि 27 गुना 28/2 और -1। ठीक है ना। यानी कि 27 गुना 14 -1 बराबर क्या हो जाएगा, 27 × 14 -1। और 27 × 14 को आप गुणा करेंगे तो वह आएगा आपका 14 × 7 = 98, 9 14 दिन 28 और 9 37, 378 -1 बराबर क्या हो जाएगा, 377। टोटल कितने लेटर्स हैं, 377 है। तो बीच वाला पद क्या हो जाएगा, 377 में एक जोड़ेंगे, 378/2, 378/2 कितना हो जाएगा, 189। यानी कि यहां से आगे बढ़ेंगे जो 189वां नंबर पर पद आएगा, जो लेटर आएगा, वही क्या होगा, मध्य पद होगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम फिर से जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जब 189 आ जाए या 189 से कम आ जाए, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 189, यहां तक समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया कि मध्य पद क्या होगा, जो 189 नंबर पर लेटर होगा वही क्या होगा, मध्य पद होगा। अब हम पता है ये कैसे लगाएं कि 189 नंबर पर कौन सा लेटर होगा, तो उसके लिए फिर से आप जोड़िए, यानी कि 2 + 3 + 4 करते करते कितने पदों को जोड़ने के बाद आपका 189 आएगा। और जितने पदों को जोड़ने के बाद अगर आपका 89 आए, वही क्या होगा, वही टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ना शुरू करिए। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4, और मान लीजिए कि n पदों को जोड़ने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 189 आ रहा है, या 189 से कम आएगा, 189 या 189 से कम है। ठीक है ना। फिर से जब आप जोड़ेंगे तो एक यहां पर जोड़ करके यहां पर एक माइनस कर दीजिए, यानी कि n × n + 1/2 -1 कितना, 189 से कम होना चाहिए। ठीक है ना। अब n × n-1 बराबर 190, 190 और गुना 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 380। ठीक है ना। n × n + 1 सॉरी n × n + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 380। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा n × n + 1 या तो 380 के बराबर हो या इससे क्या हो, कम हो, यही तो होगा ना। चलिए अब आपको क्या करना है कि n का मान निकालना है। तो आप ज्यादा भटकिए मत, क्या करिए कि 380 अगर ये आ रहा है तो आप इसके आसपास की संख्याओं का वर्गमूल ले लीजिए। तो इसके आसपास की संख्याएं क्या है, 361 है, मतलब 19 का स्क्वायर 361 है, 20 का स्क्वायर 400। तो अगर n बराबर 19 लेते हैं और n + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 20, तो 20 गुणा 19 बराबर क्या हो जाएगा, 380। हमने बताया था कि कैसे इसको लेना है। जो भी अगर मान लीजिए कि लगातार संख्याओं का गुणनफल अगर दिया हुआ है तो सबसे आसान रास्ता क्या है कि उस संख्या के आसपास के संख्याओं का वर्गमूल ले लीजिए। तो हमारे पास या तो 400 आ रहा था, नहीं तो 361 आ रहा था। 361 का वर्गमूल 19 और 400 का वर्गमूल क्या आ रहा था, 20। ठीक है ना। तो 20 भी लेते, 20 में से एक कम करते 19, तो इनका क्या हो गया, 380 गुणनफल प्राप्त हो रहा है। तो बड़ी वाली संख्या को n + 1 और छोटी वाली संख्या को n ले लीजिए। ठीक है ना। तो यानी कि n का मान आपका क्या हो गया, 19, 19 हो गया। अब देखिए 19 जो है वह कौन सा टर्म है, पीछे से, यानी कि z y x, ठीक है ना, x के बाद w v, ऐसे करते जाएंगे और लास्ट में ये आएंगे, तो यहां से 19वां टर्म आ रहा है। तो a से कौन सा टर्म होगा, तो 19 में 8 जोड़ दीजिए। ठीक है ना, मतलब 19 में जितना जोड़ने के बाद 27 आएगा वही क्या हो जाएगा,
टर्म हो जाएगा ए से। अगर जेड से 19 आ रहा है तो ए से क्या होगा, ए में मतलब 19 में जितना जोड़ेंगे अगर 27 आ जाएगा तो वहीं ए से क्या हो जाएगा, वह पद हो जाएगा, वह लेटर हो जाएगा। अब ऐसे भी अगर पीछे से गिनेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और नहीं तो सिंपल सा अगर आपने मतलब रीजनिंग पढ़ा है तो इसमें क्या करते हैं, देख लेते हैं कि अगर जेड से पोजीशन दिया हुआ है तो ए से पोजीशन ज्ञात करना हो तो हम देखते हैं कि इसमें कितना जोड़ने पर 27 आ रहा है तो वह ए से पोजीशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 19 में 8 जोड़ने पर 27 आ रहा है तो ए से 8वां लेटर कौन सा होगा, एच हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रीजनिंग का सवाल, ठीक है, रीजनिंग का सवाल तो है लेकिन ये इसके जो कथन है ना वो आपको थोड़े से डिस्टर्ब कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 56 नंबर सवाल कह रहा है कि P बड़ा है Q से, मतलब आपको पता करना है कि क्या P बड़ा है Q से, ठीक है ना। और कथन दिया गया है P और Q के बारे में, ठीक है। कह रहा है कि P बड़ा है, P Q बड़ा है शून्य से, यानी कि P इंटू Q क्या है, शून्य से बड़ा है। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो P दोनों P और Q क्या हो, निगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो। एक निगेटिव एक पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसका मतलब P और Q में से कोई भी जीरो नहीं है, यही पॉसिबिलिटी हमें मिलती है यहां से। अब कह रहा है कि P स्क्वायर बड़ा है Q स्क्वायर से, P स्क्वायर बड़ा है किससे, Q स्क्वायर से, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि इससे पता करना है कि क्या P बड़ा है Q से। अब प्रश्न पर आते हैं, क्या P बड़ा है Q से, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तब तो P स्क्वायर Q स्क्वायर से बड़ा हो जाए, बड़ा हो रहा है तो P बड़ा हो जाएगा Q से। लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों ही निगेटिव है, ठीक है, इससे पता नहीं चल रहा है ना कि कौन सी संख्या पॉजिटिव है कौन सी संख्या निगेटिव है, ठीक है। दोनों अगर संख्याएं निगेटिव हो रही हैं तो मान लीजिए कि माइनस पी छोटा है माइनस क्यू से, तो इसका मतलब यह है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा पी का वह ज्यादा होगा, और इस केस में पी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा क्यू स्क्वायर से। तो हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि P बड़ा है Q से कि नहीं। नहीं समझे, एक बार फिर समझिए। देखिए P और Q दिया है, P और Q का गुणनफल दिया है, वह कह रहा है कि 0 से बड़ा है। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी निकलती हैं, या तो दोनों निगेटिव हो नहीं तो दोनों पॉजिटिव हो। एक साथ निगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकता है, यानी कि P निगेटिव Q पॉजिटिव नहीं हो सकता है। दोनों को एक साथ निगेटिव होना पड़ेगा या दोनों को एक साथ पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब P स्क्वायर बड़ा है Q स्क्वायर से, अगर पॉजिटिव है तब तो कोई बात नहीं है, P बड़ा है Q से। लेकिन इस केस में मान लीजिए कि माइनस P छोटा है माइनस Q से, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे मान लीजिए कि -3 क्या है, -2 से छोटा है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसका ज्यादा है ना, 3 ज्यादा है 2 से। तो इसका मतलब दोनों के स्क्वायर करेंगे तो 9 स्क्वायर ज्यादा हो, सॉरी 3 स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा 2 स्क्वायर से। बात समझ में आई ना, ठीक है। तो निगेटिव हो जाएगा दोनों, तो उस केस में ये रिजल्ट आ जाएगा और हम पता नहीं लगा पाएंगे कि P बड़ा है कि Q बड़ा है, ठीक है ना। अब आते हैं अपने कथन पर। कह रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है। दिया तो नहीं जा सकता, इसलिए एक खत्म। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का उपयोग करके अकेले दिया जा सकता है, ये भी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से यह भी खत्म, दिया ही नहीं जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है। यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आसान सा प्रश्न था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये भी एक रीजनिंग का ही सवाल है। अब कह रहा है कि क्या, उसी तरह का सवाल है जो इससे पहले वाला सवाल था,
उसी तरह का सवाल ये भी है। कह रहा है कि क्या P प्लस क्यू माइनस आर बड़ा है P माइनस क्यू प्लस आर से, ठीक है ना। और कथन दिया है कि P माइनस क्यू धनात्मक है P माइनस आर ऋणात्मक है। पहले कथन पर चलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। P माइनस क्यू धनात्मक है, इसका मतलब क्या है, P बड़ा है Q से, तभी तो P माइनस क्यू क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। P माइनस आर ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है, P छोटा है R से, तभी तो P माइनस आर क्या हो जाएगा। अगर P माइनस आर ऋणात्मक है, इसका मतलब R क्या हो जाएगा, P से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल गया तीनों में रिलेशन, कि R बड़ा है P से और P बड़ा है Q से, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर, और इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे उस पर आते हैं, ठीक है। अब पिछले प्रश्न में देख लेते हैं कि पूर्णांक तो नहीं कह रहा है, नहीं पूर्णांक नहीं है, कोई भी संख्या दिया गया है, ठीक है ना। तो डी ही इसका उत्तर होगा। अगर पूर्णांक दिया रहता तो हम पता लगा लेते, ठीक है ना। चलिए, इसमें सीधा सीधा कह रहा है कि P Q और R क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए P प्लस क्यू माइनस आर कह रहा है, बड़ा है P माइनस क्यू प्लस आर से, जहां P प्लस क्यू प्लस आर क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। अब P प्लस क्यू माइनस आर और एक कह रहा है P प्लस आर माइनस क्यू, रीअरेंज हमने कर लिया दोनों को। अब देखते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है। अब देखिए इसमें दोनों छोटी संख्याओं को जोड़ करके सभी मतलब सबसे बड़ी संख्या को क्या कर रहा है, घटा रहा है। और इसमें क्या कह रहा है कि दोनों बड़ी संख्याओं को जोड़ करके सबसे छोटी संख्या को घटा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये संख्या बड़ी होगी, ये संख्या P प्लस आर माइनस क्यू बड़ी होगी, क्योंकि इसमें सबसे छोटी संख्या को घटाया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी संख्या को घटाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या को जब घटाया जाएगा तो जाहिर सी बात है वह संख्या बड़ी होगी। तो हमने पता लगा लिया कि क्या है, कौन बड़ा है। तो P प्लस क्यू माइनस आर बड़ा तो नहीं है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं, नहीं बड़ा है। हमने उत्तर का पता लगा लिया। अब इसके कथन पर आते हैं, मतलब ऑप्शन पर आते हैं। कह रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों में से किसी एक कथन का अकेले अकेले। अब यहां पर देखो, इसके ध्यान दो इसके इंग्लिश वर्जन पर। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन। किसी एक का उपयोग करके आप दे सकते हैं क्या इसका आंसर, किसी एक का उपयोग करके तो मुझे नहीं लगता है कि दिया जा सकता। दोनों ही प्रश्नों को, दोनों ही मतलब कथनों की जरूरत पड़ेगी। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, यह भी सही नहीं है। किसी एक कथन का उपयोग करके तो आप नहीं दे सकते हैं इसमें। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का उपयोग करके नहीं दिया सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों कथन की जरूरत पड़ रही है। एक कथन को उपयोग करके आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यह भी प्रश्न काफी ठीक ठाक है, आसान है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपको दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको सेट थ्योरी थोड़ा सा जानना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि 75 व्यक्ति हैं प्रीति भोज में, ठीक ना, सॉरी 75 व्यक्ति नहीं, कह रहा है कि 75 व्यक्तियों ने क्या लिया, चाय लिया, और 60 व्यक्तियों ने कॉफी लिया, और 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफी दोनों लिया, ठीक है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि 75 व्यक्तियों ने क्या लिया, चाय लिया, 60 व्यक्तियों ने कॉफी लिया, 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफी दोनों ली, ठीक है। दूध लेने वाले किसी भी व्यक्ति ने चाय नहीं ली, और प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम एक पेय पदार्थ जरूर लिया। तो जो अभी दिया है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि अभी तक की सिचुएशन क्या है। अब कह रहा है कि 75 व्यक्तियों ने चाय ली, 75 व्यक्ति चाय लिए, और उसके बाद
60 व्यक्तियों ने कॉफी ली और 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो मतलब जिन्होंने चाय और कॉफी दोनों लिया। तो जो चाय और कॉफी दोनों ले रहे हैं वो दोनों में जोड़े जा रहे हैं, यानी कि 15 व्यक्ति इसमें भी जोड़े जा रहे हैं, वो 15 व्यक्ति इसमें भी जोड़े जा रहे हैं, यानी कि दोनों को जोड़ करके कितना आ रहा है, 135 135 आ रहा है दोनों को जोड़ने पर। इसमें से 15 व्यक्ति 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो उनको घटा दीजिए। तो चाय या कॉफी या दोनों लेने वाले टोटल व्यक्ति कितने हैं, 120। ठीक है, यानी कि या तो चाय लेते हैं या कॉफी लेते हैं या दोनों लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 120। ये सेट थ्योरी का है, मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाया। ठीक है ना। चलिए अब वेन डायग्राम बना करके गोला गोला बना करके समझाने का भी समय नहीं है, और वैसे भी उससे आसान तरीका मैंने बताया। 15 व्यक्ति अगर दोनों लेते हैं तो 15 इसमें भी गिने जा रहे हैं, 15 इसमें भी गिने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो एक में से 15 हटा दीजिए, 45 कर दीजिए या 60 कर दीजिए। तो इसमें 60 करेंगे तो 60 60 120 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो 120 व्यक्ति हैं जो या तो चाय लेते हैं नहीं तो कॉफी लेते हैं। अब एक तीसरा प्राणी भी है, वह कौन सा प्राणी है, जो दूध पीता है। ठीक है ना। और दूध पीने वाला व्यक्ति कह रहा है कि चाय नहीं पीता, दूध लेने वाले व्यक्ति चाय नहीं ले रहे हैं, यानी कि कॉफी ले सकते हैं। ठीक है। तो केवल कॉफी लेने वाले व्यक्ति कितने हैं, देखिए 15 व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों लेने वाले हैं, तो केवल कॉफी लेने वाले कितने हुए, -15 कर दीजिए, क्योंकि इसमें से 15 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो क्या कर रहे हैं, चाय भी ले रहे हैं। तो केवल कॉफी लेने वाले व्यक्ति आपके 60 हो गए। ठीक है। चलिए, 60 व्यक्ति केवल कॉफी लेने वाले। अब कह रहा है कि प्रीति भोज में कितने व्यक्ति हैं, यह हमें पता लगाना है। और पहला कथन कह रहा है कि 50 व्यक्तियों ने दूध लिया। ठीक है। और दूसरा कथन कह रहा है कि प्रीति भोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी थी। अब 50 व्यक्तियों ने दूध लिया, केवल दूध कितने ने लिया ये नहीं पता है। ठीक है ना। सॉरी, 1 मिनट यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये कॉफी लेने वाले कितने हैं, 60 हैं। कॉफी लेने वाले कितने, 60 हैं। तो इसमें से 15 व्यक्ति चाय ले रहे हैं, तो केवल कॉफी लेने वाले कितने बच गए, 45। यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया था। ठीक है ना, मैंने इसको कॉफी वाला समझ लिया था 75 को, जबकि कॉफी वाले कितने हैं, 60 है। और जो केवल कॉफी ले रहे हैं वो दूध ले सकते हैं, लेकिन जो चाय ले रहा है वो दूध नहीं ले सकता है। यही है, यानी कि 45 व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो दूध पी सकते हैं, लेकिन इन 75 में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूध ले सकता है। ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है ना। कह रहा है कि प्रीति भोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या में केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी थी। अब केवल दूध लेने वाले कितने व्यक्ति हैं ये तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि केवल दूध लेने वाले व्यक्ति कितने हैं, 1 से है। और इसका 5 गुना कितना है, टोटल व्यक्तियों की संख्या। अब यहां पर 120 प्लस 1 मैं क्यों लिख रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर 120 जो है या तो चाय ले रहे हैं या कॉफी ले रहे हैं। ठीक है। और केवल दूध लेने वाले व्यक्ति क्या है, जो न तो चाय लेते हैं न तो कॉफी लेते हैं। केवल दूध लेने वाले व्यक्ति का मतलब क्या है, न चाय ले रहे हैं न कॉफी ले रहे हैं। हालांकि कॉफी के साथ उनका कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि केवल दूध लेने वाले। केवल दूध लेने वाले मतलब कि न तो चाय न तो कॉफी, सिर्फ दूध। तो सिर्फ दूध लेने वाले 1 हैं और 120 चाय या कॉफी वाले हैं या दोनों वाले हैं, तो 120 में से 1 जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि 1 से ये ऐसे व्यक्ति हैं दूध तो लेते हैं, चाय या कॉफी नहीं लेते हैं। ठीक है। तो टोटल व्यक्ति इतने हो गए। और जो कॉफी के साथ दूध लेते हैं वो तो इसमें इंक्लूड हो गए, यानी कि 45 में वो इंक्लूड हो गए, उनको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि 5x मतलब 4x बराबर क्या हो जाएगा, 120। और x बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटा 4 यानी कि 30। केवल दूध लेने वाले व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, 30 हैं। और चाय या कॉफी या दोनों लेने वाले 120 हैं। तो टोटल व्यक्ति उस पार्टी में, उस समारोह में कितने हो गए, 150 हो गए। ठीक है ना। तो प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया
कि प्रीति भोज में कितने व्यक्ति उपस्थित हुए थे, यानी कि कितने व्यक्ति उपस्थित हुए थे, 150। अब आते हैं इसके उत्तर पर, ऑप्शन पर। कह रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं अभी। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, ये गलत है। कारण ये है कि पहले कथन की हमें आवश्यकता ही नहीं है और पहले कथन से हम उत्तर प्राप्त कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का उपयोग अकेले करके नहीं दिया जा सकता। यह भी गलत है, क्योंकि पहले कथन की हमें आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है। दिया जा सकता है, हमने निकाला 150 है, तो यह भी गलत। ठीक है ना। अब इसका ऑप्शन को हम अंग्रेजी में देखते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट। आप हिंदी पढ़ेंगे फंस जाएंगे। देखिए यूपीएससी में मतलब इंग्लिश कितना अनिवार्य है। अगर आप इंग्लिश के ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे तो आप यहां पर फंस जाएंगे और आपको लगेगा नहीं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। यहां पर कर रहा है दूसरा। दूसरा का मतलब हम कथन दो समझेंगे, लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश वाला इसके ऑप्शन को देखते हैं, यहां पर लिख रहा है अदर स्टेटमेंट। अदर का मतलब क्या, अगर हम दूसरा ले रहे हैं तो पहला अदर हो जाएगा, पहला ले रहे हैं तो दूसरा अदर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर आप इंग्लिश के जो स्टेटमेंट है, जो ऑप्शन, उसको भी आपको देखना जरूरी था। ठीक है ना। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एट ऑल। ठीक है, हम एक स्टेटमेंट का अकेले उपयोग करके इसका उत्तर दे सकते हैं, दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके इसका उत्तर दे सकते हैं, बट कैनॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। इसका मतलब दूसरे अन्य कथन। अब यहां पर अदर की जगह पर यूपीएससी को अन्य कहना चाहिए था। अब यहीं पर आता है हिंदी भाषियों के साथ भेदभाव। गूगल ट्रांसलेशन कर दिया, अब हिंदी वाले समझे मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता यूपीएससी को। ठीक है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि एक कथन का उपयोग करके दे सकते हैं, दूसरे कथन का उपयोग करके नहीं दे सकते हैं, यही यह कह रहा है। और यहां पर जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे, यहां से इसका आप उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए। इसलिए जब भी आप पढ़ें तो आप इंग्लिश को एक बार जरूर पढ़ने का कोशिश करें। हर बार होता है कि इंग्लिश और हिंदी के प्रश्नों में वेरिएशन होता है, एक आधा प्रश्नों में। ठीक है ना। चलिए 58 नंबर हो गया। 59 नंबर हम सवाल देख लेते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि किसी 3 अंकों की एक संख्या पर विचार कीजिए, वह संख्या क्या है। प्रश्न है, कथन कह रहा है कि उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है। कथन 2 कह रहा है कि वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाज्य है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है और संख्या 3 अंकों की है। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे अंक बढ़ाएंगे 3 अंकों का जो संख्या होगा उसका गुणनफल बहुत ज्यादा हो जाएगा, योगफल बहुत कम होगा। इसलिए आपको अंक कम से कम लेने हैं। देखिए ये ऑब्जर्वेशन, हालांकि और भी मेथड है लेकिन वो लंबा पड़ेगा, वैसे समझने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये आसान सा सवाल है, आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 100x + 10y + z करके और 100 + y + z से भाग दे रहे, नहीं करने की जरूरत है। आप ऑब्जर्वेशन कीजिए ना यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे करेंगे आप फंस जाएंगे। ऑब्जर्वेशन करें कि जैसे जैसे हम बड़ी संख्याएं लेती हैं, बड़े 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 अंक लेते हैं, उनका गुणनफल भी बहुत बड़ा हो जाएगा। 9 8 72 तो ऐसे ही हो गया। अब 3 अंकों का कोई भी योग 72 के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अंक कम से कम लेने होंगे। तो कम से कम हमारे पास अंक क्या आ रहा है, 1 2 3। ठीक है ना। अब इसके अंकों को जोड़िए, कितना आ रहा है, 2 3 5 1 6 और गुणा कीजिए, 3 दूना 6, यानी कि हमें संख्या मिल गई। क्या मिल गई, 1 2 3। ठीक है ना, या 1 3 2, इस तरह से। मतलब एक ऐसी संख्या होगी जो जिसमें 1 2 3 होगा। तो पहले कथन के अनुसार ऐसी संख्या है जिसमें 1 2 3 इन्वॉल्व है, वह हमारा क्या हो जाएगा, वैसी संख्या हो जाएगा जिसे अंकों का योगफल भी 6 और गुणनफल भी 6। ठीक है ना। वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाज्य है।
योगफल कितना है, 3 2 5 1 6, मतलब यह संख्या 6 से विभाज्य होनी चाहिए। अब 6 से विभाज्य होने के लिए नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, वह 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी। तो 2 से विभाज्य होने के लिए अंतिम में 2 होना चाहिए, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। तो 1 1 2 3 में सम संख्या हमें एक ही मिल रहा है, वह क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यानी कि अंत में हमारे पास 2 होना चाहिए। अब चूंकि जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो 3 से विभाज्य तो सारी संख्याएं होंगी ही होंगी, लेकिन 2 से वैसी संख्या होंगी जिसके अंत में क्या हो, 2 हो। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 2 ही है। तो ऐसी संख्या हमारे पास क्या मिल रही है, 1 3 2 या 3 1 2, दो संख्या हमें यहां पर प्राप्त हो गया, जो दोनों कथनों को, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके ऑप्शन पर आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अब कह रहा है कि वह संख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वह संख्या क्या है। इंग्लिश में भी देख, व्हाट इज द नंबर। अब ये कहता कि वह संख्याएं क्या है, तब तो हमें बता देते कि दो संख्याएं, यहां पर एक ही संख्या नहीं है, कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखिए, कह रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया सकता। यह सरासर गलत है, दोनों की जरूरत पड़ेगी निकालने में। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जाता है, यह भी गलत है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया तो जा सकता है, लेकिन हमारे पास दो संख्याएं हैं और दो संख्याएं नहीं चाहिए। ये कह रहा है कि वह संख्या क्या है, सिंगुलर नंबर में पूछ रहा है, प्लुरल में नहीं पूछ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया सकता, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हम अपने अगले प्रश्न पर फटाफट आते हैं, क्योंकि देखिए अगर अकेले मुझे करना रहता तो ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि समझाना इसलिए समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, चलिए, कह रहा है कि 5 बच्चे हैं और उनकी उम्र इस प्रकार है कि ए सबसे छोटा है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई। ठीक है ना, और किसी भी दो बच्चे के आयु में 2 वर्ष का फर्क है। यहां पर लिख दीजिए ए बी सी डी ई। हम मान लेते हैं ए का उम्र ए है और इसका ए प्लस 2 और इसका ए प्लस 4 और ए प्लस 6 ए प्लस 8। इस तरह से हो गया, ए का उम्र हमने ए मान लिया, उसमें दो दो जोड़ते जाए, तभी तो उत्तरोत्तर 2 वर्ष का अंतर होगा। चलिए, अब प्रश्न में पूछ रहा है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। कह रहा है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु सबसे छोटे बच्चे की आयु की 3 गुनी है, यानी कि a प्लस 8 जो है, 3a बराबर a प्लस 8, यानी कि 2a बराबर 8, यानी कि a बराबर 4। हमें उत्तर मिल गया, सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है, 4 साल है। यह हमें उत्तर मिल गया। ठीक है ना, अब कथन 2 देखते हैं। बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। अब औसत आयु जब आप निकालेंगे तो देखिए 5, मतलब सब में a है, तो इसका औसत तो ए हो ही जाएगा। उसके बाद जितना जोड़ रहे हैं उसमें 5 से भाग दे दीजिए और जोड़ दीजिएगा। कितना जोड़ रहे हैं, 4 2 6 6 6 12 12 8 20, और 20 में 5 बच्चे हैं, तो 20 में 5 से भाग देंगे 4, यानी कि औसत आयु कितना हो जाएगा, 4। ये एवरेज का सिंपल सा मेथड है। ठीक है ना, और a प्लस 4 बराबर 8, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी कि उत्तर हमें कथन 1 से भी मिल गया और कथन 2 से भी मिल गया। ठीक है, तो अब आते हैं इसके ऑप्शन पर। कह रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का गलत है। किसी भी कथन का उपयोग करके दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्तर मिल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। चलिए, 60 नंबर सवाल भी वही है, इंग्लिश में है। 65 नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए, आज जितना हो पाएगा उतना हो पाएगा, 2-4 सवाल बच जाएंगे, तो उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से देख लीजिएगा या बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, 65 नंबर अभी रहने दीजिए। 66 नंबर सवाल देखिए, या चलिए 65 नंबर बता ही देता हूं आपको। ठीक है ना, 65 नंबर यहाँ देखिए सवाल।
थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा समझने वाली परमुटेशन का यूज यहाँ पर है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि किसी परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र हैं PQRS, और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक क्या है, 100 है, और विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक पूर्णांक में है। ठीक है, मतलब कि जो भी प्राप्त किया जाए वह पूर्णांक में ही है, यानी कि 100 में से 99, 98, 97 इस प्रकार से है। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी n विभिन्न तरीकों से 99% प्राप्तांक ला सकता है, तो n का मान यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कि क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने तरीके से यह 99% मार्क्स ला सकता है। टोटल फुल मार्क कितने हैं, 4 सब्जेक्ट है 400, इसका 99% कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कर लेंगे आप। अब देखिए PQRS 4 सब्जेक्ट है ना, PQRS, यहाँ P हो गया, Q हो गया, R हो गया, यह S हो गया। ठीक है ना। अब कह रहा है कि सारे जो सब्जेक्ट में अंक प्राप्त कर रहा है वह किस में, पूर्णांकों में प्राप्त कर रहा है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहां पर 396 उसको टोटल लेके आने हैं। टोटल कितने लेके आने हैं, 396। मान लेते हैं कि यह पहले पत्र में 96, तो 96 लेके आया, तो यह तीनों पत्रों में 300 लेके आएगा, और 300 लाने के लिए एक ही तरीका है, सभी में 100-100 नंबर उसको लाने पड़ेंगे। यानी कि यहां पर कितने मेथड से यह ला सकता है 396, एक तरीका से। ठीक है, जब आप पहले पेपर में 96 लाते हैं, तो दूसरे पेपर में जब आप 97 लाते हैं, तो यहां पर आपको अंक कितने प्राप्त करने पड़ेंगे, 299। Q प्लस R प्लस S में से कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, 299। ठीक है ना। तो 299 मतलब 300 में से एक कम, तीनों का योग 300 है। तो एक एक नंबर मतलब एक नंबर कम करना है किसी में से, तो या तो इसमें से एक नंबर कम कर सकते हैं, या तो इसमें से, नहीं तो इसमें से, तीनों में से किसी में से भी एक नंबर आप कम कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। या तो इसमें से एक नंबर कम करिए, या इसमें से करिए, या इसमें से करिए। ठीक है ना, 299 लाना है तो उसके अलावा तो कोई उपाय ही नहीं है, एक नंबर कम करना है और एक ही में से कम करना है। चलिए, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरे तरीके में यह ला रहा है 98, P सब्जेक्ट में 98 आ रहा है, तो यहां पर कितना लाना पड़ेगा उसको, 298। यानी कि Q प्लस R प्लस S में से 2 अंक कम करने पड़ेंगे उसको। तो 2 अंक कम करने का तरीका क्या है, या तो किसी भी 2 सब्जेक्ट में से एक एक नंबर, या किसी भी एक सब्जेक्ट में 2 नंबर। 2 तरीके हो जाएंगे ना, 2 नंबर कम करना है, या तो Q या R या S में से 2 नंबर कम कर दीजिए, या किसी भी 2 सब्जेक्ट में एक एक नंबर कम कर दीजिए। तो अगर 2 नंबर आप कम करते हैं तो कितना हो जाएगा, या तो इसमें से, या तो इसमें से, या तो इसमें से। 3 तरीके से 2 नंबर आप कम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद दोनों में से, मतलब तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट में एक एक नंबर कम करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए परमुटेशन लगाते हैं। क्या हो जाएगा, 3 है, 2 नंबर कम करना है, दोनों में से 2 को चुनना है, दोनों में से एक एक नंबर कम करना है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों क्या है, एक एक है, बराबर है। तो यहां से फैक्टोरियल अगर सिमिलर होता है तो उसमें क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 से भाग देंगे, मतलब जितनी बार रिपीट होगा उतने से हम भाग दे देंगे। तो 3p2 का मतलब हो जाएगा 6, और 6 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 3। यानी कि 3 तरीके से एक एक नंबर कम कर सकते हैं किसी भी 2 सब्जेक्ट का। ठीक है, या तो QR एक तरीका, RS 2 तरीका, QS 3 तरीका, इसी तरह से तो कम कर सकते हैं। अब आइए चौथे में, या तो इसका 99 आ जाए, 99 आएगा तो यहां पर 297 लाना पड़ेगा। 297 लाने के तरीके क्या है, या तो तीनों में से एक एक कम कर दीजिए, सॉरी 97 है, 297। ठीक है, तीनों में से एक एक कम कर दीजिए। तो कितना तरीके, एक तरीके से ही कम कर सकते हैं, तीनों में से एक एक कम। ठीक है ना, या फैक्टोरियल लगाना है, मतलब परम्यूटेशन लगाना है, तो 3 में से 2, 3 को चुनना है, 3p3।
अब भाई फैक्टोरियल 3 फिर से, ठीक है ना। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। या तो एक सब्जेक्ट में दो और दूसरे में एक, एक सब्जेक्ट में कितना, दो, और दूसरे सब्जेक्ट में एक कम कर दीजिए। इतने तरीके से आप कर सकते हैं। तो यह कितना तरीका हो जाएगा, कितने तरीके से हो जाएगा, 3 तरीके से, ठीक है ना। मतलब इसमें से 3 चुनना है, 3 में से 2 आपको चुनना है। तो कैसे, 3p2, तो 3 हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि 3 नंबर कम कर दीजिए किसी एक में से। तो कितने तरीके से कम हो सकता है, 3 तरीके से। अब हम आते हैं अपने 5वें तरीके में। इसका मान लीजिए 100 हो गया, तो 296 यहां पर लाना होगा। 296 लाने के लिए क्या करेगा ये, या तो 4 नंबर किसी एक में से कम कर लेगा। तो 4 नंबर किसी एक में से कम कर लेगा, तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 3 तरीके। या फिर 3 और 1 का कॉम्बिनेशन, कितने तरीके से, 6 तरीके से 3p2। या फिर 2 और 2 का कॉम्बिनेशन, 2 और 2 का कॉम्बिनेशन 3 तरीके से होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा परमुटेशन अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, कभी और मैं समझा दूंगा इसको, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना, 2 और 2, 2 और 2 तो हो गया। मतलब कि टोटल कितने तरीके हो गए, एक, या तो 4 किसी में से कम कर दीजिए, या 3 1, या 2 2, ठीक है ना। तो 2 2 कर दिए, ये टोटल हो गया। यहां पर सॉरी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 और 1 लेते हैं तो ये टोटल हो जाएगा 6, क्योंकि 3 में से 2 को आप चुन रहे हैं। चुन इसलिए रहे, मतलब चुन नहीं रहे, अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। अरेंज मतलब इसलिए कि मान लीजिए कि 2 यहां से भी किया जा सकता है, एक यहां से भी, यहां से भी। तो टोटल 6 तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, 2 और 1 को अरेंज कर सकते हैं 3 खानों में। अरेंज करने का मतलब यही है ना कि 3 खानों में 2 और 1 को अरेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो 2 इससे निकाल ले, या इससे, या इससे, फिर 1 या तो इससे, या इससे, या इससे, ठीक है। चलिए, तो टोटल यहां पर आपका देख लीजिए कितने तरीके, यहां 1, यहां 3, यहां 9, और 6 3 9, 1 10, और यहां पर 6 3 9 3 12। टोटल कितना होगा, 22, 22 9 31, 3 34, 1 35। टोटल कितने तरीके हो गए, 35। 35 तरीकों से वह 99% मार्क्स ला सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है। ये भी थोड़ा सा अरेंजमेंट का सवाल है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 4 ध्वज हैं, ठीक है ना, हरा है, पीला है और लाल है। और कह रहा है कि 4 क्षैतिज पट्टियों द्वारा परिरूपित करना है, और ऐसे कितने विभिन्न तरीकों से इसे किया जा सकता है, इस प्रकार की कोई भी 2 आसन पट्टियां एक रंग की नहीं हो। पहले हम क्या बना लेते हैं, पट्टी बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये पट्टी हो गया। अब इनको हमें रंगना है लाल, हरा और पीला से रंगेंगे, और इस तरह से रंगना है कि कोई भी लगातार एक रंग की पट्टी एक साथ ना आए, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि रेड से हमने इसको रंग दिया। हमारे पास फिर से 3 रंग बचा, लाल, हरा और पीला। फिर से बचा ना, क्योंकि हमारे पास 4 है ना, हमारे पास क्या है, 4 पट्टियां हैं। तो हमें पता नहीं है कि चारों में से कौन से रिपीट हो रही है। तो हमने क्या किया, एक रंग की पट्टी से रंग दिया, और हमें इसमें पता नहीं है कि कौन सी पट्टी, इसको येलो लिख दीजिए, RGY, कौन सी पट्टी रिपीट हो रही है, ठीक है ना। चलिए, हमने रंग दिया, तो हमारे पास बचा 3। लेकिन इन 3 में से एक रंग तो होगा ना जो फिर से रिपीट कर रहा होगा। मान लीजिए कि लाल रिपीट होगा, तो हमने 3 तरीके से इसको रंग दिया, क्योंकि 3 ही रंग है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद जो बचा है उसमें से 2 ही तरीके से रंगेंगे, क्योंकि कलर की संख्या 3 है। तो लाल हमने ले लिया, तो लाल से फिर हमें नहीं रंगना है इसको।
तो लाल छोड़ देंगे तो कितने रंग बचेंगे? या तो हरा बचेगा, नहीं तो पीला बचेगा। यानी कि दो तरीके से ही इसको रंग सकते हैं। तो एक रंग दिया इसको, एक रंग दिया इसको, दो हो गया, दो तरीका इसका बचा, इसका एक तरीका बचा, सॉरी, क्योंकि एक दो तीन हो गया, बचा एक रंग, तो एक तरीके से ही इसको रंगा जा सकता है। बात समझ में आया? तो टोटल कितने तरीके हुए? 3 गुना 2 गुना 2 गुना 1, यानी कितना? 12 तरीकों से इसको रंगा जा सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। थोड़ा जल्दबाजी में हो सकता है कि चीजें स्किप मैं कर रहा हूं, लेकिन समझने का प्रयास करिए, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं तेजी से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है ना? चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 67 नंबर का सवाल है, वह कह रहा है कि एक आयताकार फर्श है और उसकी लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 2.2 मीटर। आप इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, सेंटीमीटर में। ये 400 मीटर का हो गया और ये 220 सेंटीमीटर का हो गया, सब सीएम में लिख दीजिए। ठीक है ना? अब कह रहा है कि 140 गुना 60 के माप की टाइलों को बिछाना है, तो अधिकतम कितनी टाइलें आ सकती हैं? अब ध्यान दीजिएगा, लंबाई इसका कितना है? 140। तो लंबाई में लंबाई को एडजस्ट करिए, तो अधिकतम कितना आ जाएगा? 14 तिया 42, 420 हो जाएगा 140 का मल्टीपल। तो इसका मतलब लंबाई की तरफ लेंगे तो दो ही हमारा क्या हो जाएगा? टाइल आएगा। मान लीजिए कि यहां पर 140 और ये क्या हो गया? 60 हो गया। और 60 तिया कितना हो जाएगा? 120, सॉरी 60 तिया 180, 60 चौके 240, यानी कि चौड़ाई में 3 टाइलें आएंगी। ठीक है ना? यह मान लीजिए 140 और एक बार फिर से यहां पर मान लीजिए यह 140 और नीचे इसके कितने आ जाएंगे? दो और आ जाएंगे, दो और आ जाएंगे, क्योंकि 60 है, 60 है और 60 है, 60 तिया 180, 40 फिर भी बच गया नीचे हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसके चौड़ाई के अनुसार फिर से बचे हुए जगह में हम एडजस्ट करते हैं। तो 140 140 280 और कितना बच गया? 120, 120 बचा ना, 280, 120 बच गया। अब 120 में चौड़ाई इसका कितना है? 60। तो दो टाइल ऐसे आप लगा सकते हैं, ये 60, ये 60 और ये 140। दोबारा इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 140 दूना 80, तो अधिकतम कितना आ जाएगा? 3 3 6 और 2 8। टोटल टाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। आप ऐसे चौड़ाई के अनुसार भी अरेंज करके दिखा सकते हैं, लेकिन संख्या उतनी ही आएगी। ठीक है ना? चलिए अब 68 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है कि 5 व्यक्ति है PQRST, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य सौंपना है। अब यहां पर देखिए P है, Q है, R है, S है और T है। अब काम 1 है और काम 2 है। ठीक है, काम 1 न तो P को न तो Q को सौंपा जा सकता है। मतलब काम जो 1 है नहीं P को नहीं Q को, यानी कि R, S या T में से किसी को भी सौंपा जा सकता है। और कार्य 2 जो है या तो R को नहीं तो S को, तीसरा किसी को नहीं। मतलब T को भी नहीं, Q को भी नहीं, P को भी नहीं। तो टोटल कितने तरीके से अरेंजमेंट संभव है? तो काम 1 को 3 तरीके से और काम 2 को 2 तरीके से, यानी कि 3 गुना 2 बराबर टोटल 6 तरीके से क्या किया जा सकता है? सौंपा जा सकता है। ठीक है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब थोड़ा सा जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, 69 नंबर का सवाल कह रहा है कि 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम और 50 ग्राम वाले सिक्के हैं, बृहद संख्या में है, भारी मात्रा में है। ठीक है ना? मतलब सिक्कों की संख्या नहीं है, आप जितने मर्जी उतने ले सकते हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 78 ग्राम के सिक्कों को खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्के जरूरी हैं। अब यहां पर ध्यान दो, कह रहा है कि 78 ग्राम। अब 78 ग्राम लेने के लिए देखो, यहां पर 50 ग्राम है, 25 ग्राम है, 10 ग्राम है, 5 ग्राम है। अगर 2 को छोड़ते हो तो या तो अंत में 5 आएगा, नहीं तो 0 आएगा, और हमें इकाई में 8 लाना है। तो इकाई में 8 जब लाना है तो
5 को लेकर के तो इकाई में 8 नहीं आ सकता है, यानी कि 0 आएगा तब। और उसके बाद कम से कम 4 सिक्के चाहिए, कौन से वाले? 2 ग्राम वाले, तभी तो 8 आएगा इकाई अंक में। यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि 2 ग्राम के कम से कम हमें 4 सिक्के लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं बाकी मिनिमम और कितने सिक्के ले सकते हैं। तो देखो, मिनिमम लेना होगा, यानी कि मैक्सिमम भार वाले सिक्के लेने पड़ेंगे, यानी कि तुमको 50 ग्राम का सिक्का एक लेना पड़ेगा। ठीक है ना। और उसके बाद 70 तुम्हें करना है, तो 70 करने के लिए अगर 5 ग्राम का लेते हो तो 4 सिक्का लेना पड़ेगा, यानी कि 4 1 5, 4 9 हो जाएगा, तो मैक्सिमम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक 50 ग्राम 25 ग्राम का ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें 70 की ही रिक्वायरमेंट है। तो एक 50 ले लो, 2 10 ग्राम का ले लो, यानी कि 3 सिक्के इधर से और 4 सिक्के इधर से, टोटल हमें 7 सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी 78 ग्राम के सिक्के कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब कथन एक सही है। अब हम आते हैं दूसरे कथन में। कह रहा है कि इन सिक्कों का उपयोग करके 78 ग्राम भार वजन करने के लिए 7 से कम सिक्के उपयोग में लाए जा सकते हैं। गलत है, बकवास कथन है। 7 से कम तो होगा ही नहीं, कम से कम 7 चाहिए ही चाहिए। वैसे भी देख लो, दोनों कंट्राडिक्टरी है, अगर एक सही होगा तो 2 सही नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन सही है? केवल एक सही है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, यह रीजनिंग का सवाल है, आसान सवाल है, आप मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए इसको। ये मतलब बताने लायक इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो 74 नंबर का सवाल देख लो फटाफट। 74 नंबर का सवाल कह रहा है कि 2 के पावर 192 में 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। शेषफल प्रमेय में मैंने बताया था कि कैसे होता है। तो 2 का पावर 92, 192, यानी कि तुम्हें ऐसा करना है कि 2 का ऐसा मल्टीपल लेना है ताकि वह 6 से ज्यादा है। तो वैसा क्या आ जाएगा, कम से कम 2 का पावर कम से कम 3 लेंगे, तब 8 आएगा, जो 6 से मतलब 6 से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि 8 का पावर कितना होगा, 192 बटा में 3। 192 बटा में 3 कितना होगा, 3 छक 18, 3 चौके 12, मतलब 8 का पावर 3 छक 18 और 3 चौके 12, 64। 64 दिया 192 हो जाएगा। अब इसमें 6 से भाग दोगे तो यह ऐसे लिख सकते हो, 2 6 प्लस 2 का पावर 64 बटा में 6, यानी कि जो शेष हमें मिलेगा 2 के पावर 64 से मिलेगा, फिर से हम 6 से भाग देंगे और फिर हमारा क्या हो जाएगा, 8 का पावर कितना हो जाएगा। अब 64 में 3 से भाग तो लग नहीं सकता है, 64 में 3 से भाग नहीं लग सकता है, तो क्या करेंगे, और ज्यादा जाएंगे, कितना, तो 2 का पावर 4 ले लो। यहाँ पर 2 का पावर क्या ले लो, 4। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। 16 का पावर कितना हो जाएगा, 16 चौके 64। ठीक है, बटा में 6। अब 16 को तुम क्या लिख सकते हो, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 का पावर 16। अब यहां से 12 तो कट जा रहा है, यानी कि जो हमें शेष देगा वह 4 का पावर 16 देगा, और इसमें हम 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, फिर से हम आते हैं, 4 का पावर 2 मतलब 16, और 16 बटा में कितना, 4 का पावर 2 यानी कि 16 का पावर 8, 8 बटा में 6, फिर से हो जाएगा, 4 के पावर 8 हमारा देगा। और फिर से हम करेंगे तो 16 का पावर कितना हो जाएगा, 4 बटा में 6, फिर से ये 4 का पावर 4 हो जाएगा हमारा, और 4 का पावर 4 में जब हम 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से हम, ये हो गया, आधा हो गया, फिर 4 का पावर 2 आ जाएगा, और 4 का पावर 2 मतलब 16 में 6 से भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, 4 बचेगा, ऑप्शन डी। ठीक है ना। तो ये शेषफल प्रमेय का बेसिक सा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मुझे लगता है कि यहां तक सवाल खत्म हो गए सारे। ठीक है ना, तो वीडियो के यहीं पर खत्म करते हैं। और नहीं है, सवाल है। 74 हो गया, ये 75।
अब देखो ये भी रीजनिंग का सवाल है, हालांकि रीजनिंग आपको आती होगी, फिर भी मैं बता देता हूं। कह रहा है कि इस अनुक्रम पर विचार कीजिए और एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करता है, तो कौन सा इसमें अनुक्रम को पूरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान दोगे तो कह रहा है कि ए बी सी डी ए बी बी सी डी ए बी सी डी, इस तरह के सवालों को जो पैटर्न वाले होते हैं उसमें सबसे बड़ा वाला ले लो और देखो कि कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। तो सबसे बड़ा वाला हमें क्लस्टर यहां पर मिल रहा है डी ए बी बी सी डी। अब हम ध्यान देंगे कि डी ए बी बी सी डी, यहां पर अगर हम ए लिखते हैं तो ए बी सी डी चारों हो जाएगा, और यहां पर हम सी लिखते हैं तो ए बी सी डी चारों हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यह ए बी सी डी के क्लस्टर के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ए बी सी, उसके बाद हम लिख देंगे डी, पूरा हो गया ए बी सी डी। फिर ए बी सी, सॉरी यहां पर डी लिख दिया, यहां पर पूरा हो गया। दूसरा खाली स्थान है तो डी ए बी सी, यहां पर डी हो जाएगा। फिर यहां पर सी डी ए बी, सी हो जाएगा। और यहां पर हमने ए तो देख ही लिया था, यानी कि डी डी सी ए हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 75 नंबर सवाल, सॉरी 75 तो कर लिया था हमने, 76 नंबर सवाल जल्दी से देखते हैं, थोड़ा अब वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है ना। 76 नंबर सवाल में देखिए, कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्याएं हैं, ए बी को सी डी से गुणा करने पर गुणनफल 3 अंकों की संख्या डी ई एफ प्राप्त होती है। तो डी ई एफ को अन्य 3 अंकों की संख्या जी एच आई से जोड़ने पर 975 प्राप्त होता है। साथ ही ए बी सी डी ई एफ जी एच अलग अलग अंक है, भिन्न अंक हैं, और ई का मान दिया, एफ का मान दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा। अब देखो यहां पर ए बी और सी डी है, इसको गुणा कर रहे हो तो 3 अंकों की संख्या डी ई एफ प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, डी ई एफ। अब इसमें जी एच आई जोड़ रहे हो तो तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है, 975 प्राप्त हो रहा है। अब देखो एफ का मान 8 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहां से आई का मान 7 हो जाएगा, 8 7 15, क्योंकि ये जोड़ है, तो जोड़ है तो हमें आई का एक अंकों का ऐसा संख्या लेना पड़ेगा जिसके इकाई में 5 आए, तो 7 ही एक ऐसी संख्या हो रही है, तो आई का मान हमें यहां से 7 मिल गया। ठीक है, ई का मान हमें दिया हुआ है 0 और एफ का मान दिया हुआ है 8। ठीक है ना। अब ई तुम्हारा 0 है और एच अब 8 7 15 एक हासिल गया है इसमें, तो एच का मान क्या हो जाएगा, एच का मान यहां से 6 6 1 7। ठीक है ना। डी और जी के बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो कि यहां पर तुम्हें ए बी सी डी 4 अंक बच गए, ए बी सी डी जी, और बचा हुआ अंक क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और फिर 9 है, यही है ना। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो कि जो बची हुई संख्याएं हैं इनमें से हो सकती है, बची हुई कौन सी है, ए बी सी डी और जी। ठीक है, 1 2 3 4 5, और हमारे उसके बाद अंक कितने बचे हैं, 6। ठीक है ना। और थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान दो, कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, अधिकतम ये 9 तक दे रहा है। इसका मतलब कि बी का या डी का मान, किसी भी अंक का मान ए बी सी में से 9 तो हो नहीं सकता है। ए बी सी में से किसी भी अंक का मान क्या 9 नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था तो फिर से ध्यान दीजिएगा। यहां पर ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी और जी में से 9 नहीं हो सकता है कोई भी, क्योंकि डी अगर यहां पर डी जो है, डी को 9 लेते हैं तो जी को 0 होना पड़ेगा, जी को 9 लेते हैं तो डी को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, और ए बी सी का मान 9 से ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ ऑप्शन देखोगे तो नहीं है, तो इसका मतलब ए बी सी भी 9 से ज्यादा नहीं है और डी और जी भी ज्यादा नहीं है। इसका मतलब 9 खत्म, 9 नहीं लेना है हमें, 9 को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर यहां डी और जी का मान 9 आ रहा है, जब 9 आ रहा है तो ध्यान देना यहां पर कि 5 और 4 लेना पड़ेगा डी या जी के वैल्यू,
डी प्लस जी बराबर 9 और बची हुई संख्याएं हमारे पास ये हैं, तो किसी भी दो अंकों को जोड़ने पर 9 कब आएगा? जब हमारे पास 5 और 4 दोनों होंगे। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो 9 नहीं आएगा। डी प्लस जी बराबर 9 नहीं हो जाएगा। अब डी का मान तुम 5 ले नहीं सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि यहां गुणा करने पर 8 आ रहा है, 5 को किसी भी अंक से गुणा करोगे तो 8 नहीं आएगा। इसका मतलब डी का मान यहां पर 4 हो गया, तो जी का मान क्या हो गया? 5 हो गया। तो इसका मतलब ए बी सी तुम्हारे पास क्या बचा? 1 2 3, और जोड़ोगे तो 2 3 5 1 6, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, चलो अब अपने अगले प्रश्न पर चलो 77 कर लेना, बहुत ज्यादा समय हो गया है, 2 घंटे की वीडियो हो गई है। 77 हो जाएगा, आसान प्रश्न है। 78 भी उसी तरह का है। 79 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रश्न अपने से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में फिर से एक नई ऊर्जा और एक नए उत्साह के साथ। ठीक है, चलिए।